नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भूगोल की इस ऑनलाइन क्लास में। मैं शालिनी खुराना, व्याख्याता भूगोल, एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ कक्षा 12 के भूगोल के अध्याय 2 के साथ। अध्याय 2 यानी कि विश्व की प्रमुख जनजातियां। तो आज हम विश्व की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन करेंगे। जनजातियों के अध्ययन से पहले जनजाति क्या है, इसकी परिभाषा जान लेना आवश्यक है। जनजाति किसे कहते हैं? ऐसे मानव समुदाय जिनमें वर्तमान में भी आदिम लक्षण पाए जाते हैं, पुराने तरीके से ही वे जीवन यापन कर रहे हैं, अभी भी आधुनिक समाज से, संस्कृति से कोसों दूर हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, जीवन निर्वाह के लिए अभी भी अखेट व संग्रहण पर ही निर्भर है, अभी भी पिछड़ापन जिनमें व्याप्त है, तो ऐसे मानव समुदायों को जनजाति कहा जाता है। भारत में जनजातियों को आदिवासी कहते हैं। ये लोग ज्यादातर वनों में वास करते हैं, इसलिए इनको वनवासी भी कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियां। तो सबसे पहले विश्व की प्रमुख जनजातियों में है ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी। ध्रुवीय प्रदेश किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल उत्तरी बिंदु, जिसे 90 डिग्री अक्षांश कहते हैं, उत्तरी अक्षांश, इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और बिल्कुल नीचे वाले सिरे को 90 डिग्री साउथ को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव के आसपास वाला क्षेत्र ध्रुवीय प्रदेश कहलाता है तथा दक्षिणी ध्रुव के भी आसपास वाला क्षेत्र ध्रुवीय प्रदेश कहलाता है। तो ऐसे ध्रुवीय प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में जो वर्ष भर हिम आच्छादित रहते हैं, बर्फ जमी रहती है, ऐसे प्रदेशों में जो जनजातियां वास करती हैं वे हैं एस्किमो तथा सैमोयड्स। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे विषुवत रेखीय सघन वनों में पाई जाने वाली जनजाति। विषुवत रेखीय यानी कि भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिणी वाले प्रदेश को विषुवत रेखीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऐसे प्रदेश में ज्यादा भाग सागरीय है, पर जहां पर भी धरातल पाया जाता है वहां लगभग पूरे वर्ष रोज वर्षा होती है, इसलिए सघन वन पाए जाते हैं। तो वन पाए जाते हैं तो वनों में आदिवासी भी पाए जाते हैं, जनजाति भी पाई जाती हैं। तो जो विषुवत रेखीय सघन वनों में पाई जाने वाली जनजाति हैं वे है पिग्मी, सेमांग तथा स्कल। नेक्स्ट है उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति। उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है अफ्रीका के दक्षिणी भाग में। यह है 18 डिग्री दक्षिणी से 24 डिग्री दक्षिणी भाग के मध्य अक्षांश के मध्य, जिसे बेचुआना लैंड कहते हैं। यहाँ पाई जाने वाली जनजाति है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति का विस्तृत अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी व 5 डिग्री दक्षिणी भाग को तो विषुवत रेखीय प्रदेश कह दिया, 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री दक्षिणी भाग को उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। ऐसे प्रदेशों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वहां पाई जाने वाली जनजाति है मसाई तथा बद्दू। इसके बाद है 30 से 45 डिग्री उत्तरी तथा 30 से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय भाग को समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। ऐसे प्रदेशों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वहां पाई जाने वाली जनजाति है किर्गिज। फिर हम देखेंगे दुर्गम पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में कौन सी जनजाति पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है भील, गौंड, मीना, संथाल, गरासिया, कंजर, कथोड़ी, ऐसी कई जनजातियां हैं। अब हम अध्ययन करेंगे एस्किमो जनजाति का, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एस्किमो का क्या अर्थ है? एस्किमो शब्द का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। अखेट द्वारा पशुओं का अखेट किया और उन्हीं से प्राप्त कच्चा मांस खा लिया और अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त कर लिया, अपने परिवार का भरण पोषण कर लिया। तो ऐसी जनजाति को कहते हैं एस्किमो।
एस्किमो का संबंध है मंगोल प्रजाति से। मंगोल प्रजाति से कैसे? क्योंकि जो एस्किमो की शारीरिक बनावट है वो मंगोल प्रजाति से बहुत मिलती जुलती है। प्रजातियों का विस्तृत अध्ययन हम अगले पाठों में करेंगे, जिसमें सारी प्रजातियों के बारे में पूरी सही तरीके से पूरा डिटेल स्टडी, विस्तृत अध्ययन उसमें कराया जाएगा। इसको मंगोल जाति में क्यों माना गया? क्योंकि इनकी शारीरिक बनावट मंगोल जाति से काफी मिलती जुलती है। इनका चेहरा चौड़ा होता है, आंखें धसी हुई हैं, चेहरा पीलापन लिए हुए भूरा चेहरा है, बाल भद्दे काले, मध्यम कद काठी। तो ऐसी शारीरिक बनावट के कारण इनको मंगोलाइड मान लिया गया, मंगोल जनजाति से इनका संबंध माना गया। फिर हम देखेंगे कि जो एस्किमो प्रजाति है, एस्किमो जनजाति है, वह किन क्षेत्रों में पाई जाती है। यह पाई जाती है अलास्का से लेकर बेरिंग जल संधि तक। इसके बीच में जो प्रदेश आते हैं, अलास्का के बाद कनाडा, फिर ग्रीनलैंड, फिर यूरोप का कुछ भाग, फिर रशिया तक आता है। तो इसको हम एक नक्शे के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए, यह है विश्व का नक्शा। जो एस्किमो जनजाति ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, जहां वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, लगभग वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री रहता है, तो वह बिल्कुल ऊपर उत्तरी ध्रुव के समीप वाले सारे क्षेत्र आ जाएंगे। तो इनमें सबसे पहले है अलास्का। अलास्का में एस्किमो जनजाति को एस्किमो नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद कनाडा में भी एस्किमो जनजाति पाई जाती है, ग्रीनलैंड में भी एस्किमो जनजाति पाई जाती है। इसके बाद हम आगे चलेंगे यूरोप में। यूरोप में 3 ऐसे प्रदेश हैं, स्वीडन, नॉर्वे तथा फिनलैंड। यहाँ पाई जाने वाली एस्किमो जनजाति को लैप्स कहते हैं। है वही एस्किमो जनजाति, शारीरिक बनावट भी बिल्कुल सेम, रहने का तरीका भी सेम, बट यहाँ पर इनको लैप्स के नाम से जाना जाता है। इससे आगे चलेंगे तो रूस का बिल्कुल उत्तरी साइबेरिया वाला भाग आ जाएगा। यहाँ पर जो एस्किमो लोग पाए जाते हैं उन्हीं को सैमोयर्ड्स कहते हैं। सैमोयर्ड्स के अलावा इनको याकूत, चकची व तुंग प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। रूस के बाद बेरिंग जल संधि तक या बेरिंग जल डमरू तक ये प्रजाति लगभग पाई जाती है। तो बिल्कुल उत्तरी ध्रुव में अलास्का से शुरू होकर बेरिंग जल संधि तक, बीच में कौन कौन से प्रदेश आ गए? उत्तरी अमेरिका का, अलास्का के बाद कनाडा, उसके बाद ग्रीनलैंड द्वीप, ग्रीनलैंड के बाद यूरोप, यूरोप के भी 3 प्रदेश हैं, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, जहां पर इनको लैप्स कहते हैं। एक और बात यहाँ पर हम याद रखेंगे कि स्वीडन, नॉर्वे व फिनलैंड तीनों देशों को संयुक्त रूप से स्कैंडिनेविया कहा जाता है। उसके बाद रूस के उत्तरी साइबेरिया में सैमोयर्ड्स जनजाति एस्किमो जनजाति ही है। फिर हम देखेंगे कि यह जनजाति जिन क्षेत्रों में रहती है, ध्रुवीय प्रदेशों में रहती है, वहां लगभग तापमान कितना रहता है? पूरे वर्ष भर तो बर्फ जमी रहती है, तो जिसकी वजह से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अर्थात ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोग हैं। बहुत ही ठंडे तापमान को भी ये बर्दाश्त कर सकते हैं, कम तापमान को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। ज्यादातर ध्रुवीय प्रदेशों में कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। वर्षा भी जो होती है वो बर्फ के रूप में ही होती है, जिसे हिम वर्षा कहा जाता है। परंतु ग्रीष्म काल में जब थोड़ी थोड़ी बर्फ पिघलती है, तब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी घास उगाती है इन प्रदेशों में। उन घास को कहा जाता है लाइकेन तथा शैवाल। इसके बाद हम देखेंगे एस्किमो के आवास। ये 2 प्रकार के घर बनाते हैं, सर्दियों में और गर्मियों में। शीतकालीन इनके आवासों को कहा जाता है उग्लू। 1 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। गुंबद नुमा घर होता है जो बर्फ से बनाया होता है और एस्किमो जनजाति का होता है, तो उसे क्या कहते हैं? इग्लू। एस्किमो के घरों, बर्फ से बने घरों को इग्लू। ग्रीष्मकालीन मौसम में ये लोग जो घर बनाते हैं उसे कहते हैं कर्मक। ये घर बने होते हैं लकड़ी के, घास के या फिर व्हेल मछली की हड्डियों के। ऐसे घर जमीन से 5-6 फीट तो नीचे होते हैं और जमीन से 2-3 फीट ही ऊपर होते हैं। ज्यादातर जमीन में गहराई में बनाए जाते हैं। ये घर होते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में एस्किमो लोग बर्फ के घरों में रहते हैं, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। आवास के बाद हम देखेंगे एस्किमो के वस्त्र के बाद में ये किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं।
दो प्रकार के दो नाम हम याद रखेंगे, तिमयाक व अनोहा। एस्किमो लोग जो जर्सी नुमा वस्त्र पहनते हैं, बाहादार पूरी बाह वाला जर्सी नुमा वस्त्र पहनते हैं, उसे तो कहते हैं तिमयाक। और तिमयाक के ऊपर एक कोट की तरह या जैकेट की तरह जो वस्त्र पहना जाता है उसे कहते हैं अनोहा। ये शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें जरूर याद कर लेना है। उसके बाद एस्किमो के जूते, इनके जूते सील मछली की खाल के बने होते हैं। इनको कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं, जो इनको ठंड से भी बचाते हैं। ये लोग कैरिबो में एक जानवर पाया जाता है जो बारहसिंगाई हो है, उसके खाल की जैकेट भी पहनते हैं जो इनको शीत ऋतु से काफी बचाती है, ठंड लगने से बचाती है। कैरिबो की खाल के वस्त्र पहनते हैं, जो कैरिबो यानी कि बारहसिंगाई है, वह ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाला बारहसिंगा, जिसे रेनडियर भी कहा जाता है। उसके बाद नाव, एस्किमो लोगों के पास दो तरह की नाव होती है, कयाक व उम्याक। छोटी नाव जो है उसे कयाक कहा जाता है, जिसमें हारफून इनका जो हथियार है वो रस्सी द्वारा बंधा रहता है, और इनकी बड़ी नाव को कहते हैं उम्याक। हथियार, जिस हथियार द्वारा भालानुमा हथियार द्वारा ये सील मछली का या कभी कभी व्हेल मछली का भी शिकार करते हैं, उस हथियार को कहते हैं हार्पून। यह 1.2 मीटर से 1.5 मीटर तक लंबा हो सकता है। एक क्वेश्चन हमें और याद कर लेना आवश्यक है कि एस्किमो की भाषा क्या है। एस्किमो लोग जो भाषा बोलते हैं उसे कहते हैं एल्यूट। इसके बाद हम ये देखेंगे कि एस्किमो लोग अपनी जीविका कैसे चलाते हैं। एस्किमो लोग जीविका के लिए दो कार्य करते हैं। सबसे पहला कार्य तो है अखेट और दूसरा है संग्रहण। जीविका चलाने के लिए दो कार्य करते हैं, अखेट, अखेट का मतलब शिकार, और दूसरा है संग्रहण। संग्रहण यानी चीजों को इकट्ठा करना, जंगलों से फल फूल कंदमूल फल जड़ें इत्यादि इकट्ठी करना, वह संग्रहण कहलाता है, ये लकड़ी इकट्ठी करना। हमें अखेट को देखना है कि एस्किमो लोग किस प्रकार का अखेट करते हैं। तो इसके अखेट को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो है शीतकालीन अखेट, दूसरा है ग्रीष्मकालीन अखेट। शीतकालीन अखेट भी दो तरह का है, इसकी दो विधियां हैं, माउपाक, दूसरी विधि है इतुरपाक। सबसे पहली विधि देखेंगे माउपाक। माउपाक शब्द का अर्थ है प्रतीक्षा करना, वेट करना। तो जब समुद्र में या ठंडे क्षेत्र में जहां पे भी सारी बर्फ, पानी के ऊपर बर्फ जमी है, ये लोग शिकार करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एक छिद्र बना दिया जाता है या पहले से कोई छिद्र है, तो ये एस्किमो लोग उस छिद्र के पास जाकर प्रतीक्षा करते हैं कि कब सील मछली सांस लेने के लिए छिद्र के समीप आएगी और तभी ये उसका शिकार कर लेंगे। तो इस विधि को कहा जाता है माउपाक विधि। इसे एक छिद्र वाली विधि भी कहा जाता है। पानी नीचे नीचे पानी रहता है, जहां पे भी बर्फ, ठंडे प्रदेशों में उसके ऊपर बर्फ जमी होती है, बर्फ में एक छोटा सा छिद्र किया जाता है। जब सील मछली सांस लेने के लिए छिद्र के समीप आती है तो भालानुमा हथियार, जिसे हार्पून कहते हैं, वो उसके शरीर के अंदर घुसा दिया जाता है, जिससे यह शिकार किया जाता है। तो ये पहली विधि है माउपाक। दूसरी विधि है इतुरपाक। इसे दो छिद्र वाली विधि भी कहते हैं। इसमें दो छिद्र बनाए जाते हैं बर्फ के ऊपर। एक छिद्र में तो मछली के लिए कुछ भोजन सामग्री या खाना या चारा डाला जाता है। भोजन को खाने के लिए जब सील मछली उस छिद्र के पास आती है तो उससे थोड़ी दूर से जो छिद्र होता है, उस छिद्र द्वारा एस्किमो लोग उस मछली का शिकार कर लेते हैं। उनके शरीर में भाला घुसा के उस मछली का शिकार कर लिया जाता है। तो यह दूसरी विधि है इतुरपाक, जिसे दो छिद्र वाली विधि कहा जाता है। फिर हम देखेंगे ग्रीष्मकालीन अखेट, जो कि एस्किमो लोगों के द्वारा किया जाता है।
इसे बसंतकालीन आखेट भी कहते हैं। जो इसके लिए प्रॉपर शब्दावली है, जो सही नाम इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, वह है उतोग। उतोग ग्रीष्मकालीन अवकाश है, ग्रीष्मकालीन शिकार है। इसके अंदर जो पानी, जब बर्फ पिघल जाती है तो ये लोग अपनी नाव, जिसे कि कयाक कहते हैं, कयाक से ही एक भाला बंधा हुआ आता है रस्सी के द्वारा, जिसे हार्पून कहते हैं, उसे हार्पून को सील मछली या व्हेल मछली के शरीर में घुसाकर उस मछली का शिकार कर लेते हैं गर्मियों में। तो ये पानी के अंदर किया जाने वाला शिकार है। इसके अलावा एस्किमो लोग जंगली जानवरों जैसे लोमड़ी या फिर पक्षियों का भी शिकार करते हैं, बतख, पानी की बतख का भी शिकार करते हैं, खरगोश का भी शिकार करते हैं। ये सारे के सारे शिकार करने के बाद ये इन चीजों का अपनी आजीविका के लिए, अपने भोजन के लिए इन चीजों को काम में लाते हैं। तो ये थे इनकी जीविका के साधन। तो आज भी एस्किमो जनजाति ज्यादातर आखेट पर ही निर्भर है, उसके अलावा संग्रहण कार्य भी करती है। अब हम देखेंगे कि जो एस्किमो जनजाति है, आधुनिक समाज के संपर्क में आने के बाद इस पर क्या प्रभाव पड़ा है। सन 1960 के बाद एस्किमो जनजाति आधुनिक समाज के संपर्क में आई है। यातायात के साधनों या नावों के विकास द्वारा, नौचालन द्वारा ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे हैं। इनमें से कुछ लोग जाकर शहरों में बस गए हैं या शिक्षा ग्रहण कर ली है। तो उन लोगों ने अपने क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में बहुत विकास किया है। अब इस विकास के बाद ये लोग सबसे पहले तो कयाक और उमियाक जैसी नाव का प्रयोग न करके मोटर बोट का प्रयोग करते हैं, जो मशीनरी द्वारा चालित है। उसके अलावा हार्पून द्वारा शिकार न करके बंदूक द्वारा शिकार करते हैं। एक और चीज हमें पढ़नी है कि एक शब्द है स्लेज। यह भी एक नंबर में बहुत पूछ लिया जाता है कि स्लेज क्या है। तो एस्किमो की पहिया विहीन गाड़ी, जो बिना पहिए के चलती है, उसे स्लेज कहते हैं। इसे कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं और यह स्लेज गाड़ी बर्फ के ऊपर चलती है। तो अब स्लेज का स्थान ले लिया है स्नो स्कूटर ने। स्नो यानी कि बर्फ के ऊपर चलने वाले जो स्कूटर हैं, स्लेज का स्थान ले लिया है स्नो स्कूटर ने, तथा उमियाक व कयाक का स्थान ले लिया है मोटर बोट ने। इस तरह से इनका जीवन भी सुधरा है, ये आधुनिक संपर्क में आए हैं। फिर भी इनकी कुछ जातिगत विशेषताएं हैं। वो क्या है कि ये लोग वर्तमान में भी जादू टोने में विश्वास करते हैं, अंधविश्वासी हैं। जब कोई आपदा आती है या अकाल की स्थिति आती है, तो इनमें जो असक्षम लोग हैं या फिर बुजुर्ग लोग हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं ताकि अन्य लोगों के लिए भोजन की कमी ना रहे। तो ये उनकी कुछ सामाजिक विशेषताएं हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आप सबको यह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।